2022 से पहले भारत S-400 सिस्टम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता है? पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से अभी अपनी चाइना पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए सरकार को क्यों कहा जा रहा है? लद्दाख के बाद अभी चाइना अरुणाचल प्रदेश के पास मौजूद भूटान की जमीन को भी अपना बताने लगा है, जो कि असल में चाइना की बॉर्डर से काफी दूर है। लद्दाख में चाइना को काउंटर करने के लिए अंडमान को डेवलप करना क्यों जरूरी है और तेजस के एक्चुएटर्स को अभी गोदरेज की तरफ से सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है। रिसेंटली पिछले हफ्ते एक खबर सामने आया था कि रशिया भारत को S-400 सिस्टम की पहली बैच को 2020 के अंत तक ही डिलीवर कर सकता है, लेकिन अभी द प्रिंट में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम भारत को मिलते मिलते 2021 की एंड तक का वक्त लगने वाला है। इसकी वजह दर्शाते हुए कहा गया है कि भारत को डिलीवर होने वाले S-400 सिस्टम को अभी रशिया में बनाया जा रहा है और तैयार होने के बाद सबसे पहले इनको रशिया के द्वारा टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इन सभी को भारत को डिलीवर किया जाएगा। राजनाथ सिंह जी के रशिया विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच जितने भी पेंडिंग डिफेंस डील पड़े थे उन सभी को लेकर बातचीत किया गया था और कुछ इमरजेंसी परचेज भी किए गए थे। इनमें से जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट के लिए ऑर्डर दिया गया था उन सभी की सप्लाई चेन रशिया भारत को जारी रखने वाला है। लेकिन S-400 सिस्टम की बात करें तो डील के मुताबिक पेमेंट होने के 2 साल के बाद इन सिस्टम को भारत को सप्लाई किया जाएगा। तो ऐसे में भले ही 2018 के अक्टूबर में डील को साइन कर दिया गया था, लेकिन पेमेंट करने के लिए उस वक्त थोड़ा डिले हो गया क्योंकि यूएस की तरफ से सैंक्शन लगाने के खतरे से बचने के लिए अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड का जुगाड़ करने के लिए थोड़ा वक्त लग गया। अब पहले उम्मीद था कि भारत को कम से कम S-400 की एक यूनिट को 2020 के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा और उसके बाद बाकी सारे सिस्टम को आने वाले 4 सालों में एक एक करके डिलीवर किया जाएगा। लेकिन S-400 सिस्टम की प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए रशिया का कहना है कि हर एक सिस्टम को बनाने के लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है और उसी हिसाब से स्पेसिफिक कंप्यूटिंग और कोडिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। साथ ही इसको ऑपरेट करने के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत है और इसी वजह से सिंपली इसको मैन्युफैक्चर करके भारत को डिलीवर कर देने से भारत इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसको ऑपरेट करने के लिए इंडियन ट्रूप्स को सबसे पहले रशिया की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर जितने लोगों को भी उम्मीद था कि भारत को S-400 सिस्टम 2020 के अंत तक ही मिल जाएगी, तो आप सभी को अभी के लिए मायूस होना पड़ेगा और आप सबके लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले कल जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब आगे भी ये प्यार बनाए रखेंगे। और जितने लोगों का ये शिकायत था कि मैं उनका कमेंट पिक नहीं कर रहा हूं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम इस पर एक प्रॉपर Q&A वीडियो बनाएंगे जहां पर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में आप सबका जो भी सुझाव है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान से याद आया, ऐसा ही कुछ सुनने को मिला था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी अभी चाइनीज रायते के चपेट में आ चुके हैं और आज कुछ सीरियस हेल्थ इशू आने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। आप में से किसी ने कमेंट करके बताया था कि भाई तुम्हारा दोस्त का तबीयत खराब है। देखिए, कमेंट मारना और टांग खींचना अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिचुएशन में ये सही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ताकि उनको भी पता लगे कि चाइना वालों ने उनको भी नहीं छोड़ा है। और दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान की सरकार के ऊपर अपनी चाइना पॉलिसी को रिव्यू करने को लेकर प्रेशर बन रहा है। इसको लेके अभी एनआई में एक रिपोर्ट आया था जहां पर चाइना की फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि उनकी प्राइम मिनिस्टर को जल्दी से जल्दी अपनी चाइना पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल में जितने भी मेजर इकोनॉमिक पावर है वो सभी के सभी चाइना का आइसोलेट करने वाले हैं। और अगर चाइना को लेके पाकिस्तान अभी अपनी पॉलिसी को रिव्यू नहीं करता है तो पाकिस्तान को भी ग्लोबली आइसोलेट होना पड़ सकता है। वैसे काफी हद तक पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो ग्लोबली इतने अच्छे नहीं है और हाल ही में डुप्लीकेट पायलट लाइसेंस की वजह से PIA को यूरोपियन यूनियन की तरफ से बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पर चाइना के साथ रहना पाकिस्तान को और भी भारी पड़ सकता है। पिछले कुछ दिनों से चाइना जैसे हरकतें कर रहा है, इस वजह से सभी मेजर पावर चाइना के खिलाफ हो चुके हैं और अभी तो ये लोग रशियन लैंड को भी अपना बता रहे हैं। और परसों मैंने ग्लोबल टाइम की ट्विटर में इसको लेके एक पोस्ट भी देखा था। वहीं पर पाकिस्तान के लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि चाइना इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनको ठग रहा है। गिलगिट और बलूचिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चाइनीज कंपनी करती है उसमें काम करने के लिए वो लोग चाइना से लेबर को लाते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग भी वहाँ पर काम कर सकते हैं। और कुछ वायरल वीडियो आप लोग देखे होंगे जहां पर पाकिस्तान के मजदूरों को चाइना वाले पीट रहे थे
और इन्हीं सब हरकतों की वजह से अभी पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से अपनी चाइना पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए कहा गया है। वहीं पर इमरान खान की बात करें तो उनकी रिसेंट स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने कहा था कि वो किसी भी कीमत में अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरा करके रहेंगे, भले ही इसके लिए उनको अपने गाड़ियों के साथ साथ भैंसे तक नीलाम करने पड़े या फिर IMF के पास जाके कटोरा बजाना पड़े। अगला अपडेट भूटान की तरफ से है। अब तक आप सभी को पता है कि चाइना का अपने सभी पड़ोसियों के साथ बॉर्डर को लेके मतभेद है। अभी भूटान की तरफ से भी चाइना को लेके ये कहा गया है कि वो अभी गलत तरीके से भूटान के इलाके के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भूटान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर अभी चाइना गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 58 ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये बात भूटान की तरफ से कहा गया था कि चाइना की तरफ से अभी सतकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर अपना दावा किया जा रहा है, जो कि भूटान और चाइना के बीच अभी भी एक डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है, जबकि भूटान के क्लेम के मुताबिक ये इलाका कम्प्लीटली भूटान के टेरिटरी के अंदर आता है, जबकि चाइना इसको अपना बता रहा है। अगर आप इसको मैप में भी देखेंगे तो ये चाइना के साथ लगे हुए भूटान के बॉर्डर से काफी दूर है और ये अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बॉर्डर के बीच पड़ता है, जो कि हमारे बॉर्डर के काफी अंदर है। इसको लेके अभी भूटान की गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्मल लेटर को भी इशू किया गया है और आप इसको स्क्रीन में कब से देख रहे होंगे। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर मेरे ट्विटर आईडी में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ दोनों आपको मिल जाएंगे। अगला अपडेट अंडमान को लेके है। TNN में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी अंडमान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने का विचार किया जा रहा है और स्पेशली अंडमान में हमारे जितने भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं उन सभी को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये सभी अभी फास्ट ट्रैक मोड में होने वाला है, क्योंकि अभी चाइना के प्रेजेंस को इंडियन ओशन में रोकने के लिए हमें अंडमान में जल्दी से जल्दी हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। अब अंडमान की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही हमारी एक ट्राई सर्विस कमांड मौजूद है, लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ पर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब इसमें कुछ हद तक फंड्स की प्रॉब्लम थी और कुछ हद तक यहाँ पर कोई भी नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए एनवायरमेंट इशू सामने आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिलता है। अभी हाल ही में INS कोहासा बेस जो कि नॉर्थ अंडमान में है, उसकी रनवे को एक्सपैंड करने के लिए क्लियरेंस दिया गया है और इसे अभी करीब 10,000 फीट तक एक्सटेंड किया जाएगा। वहीं पर INS बाज को भी अभी एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है। अभी आगे चल के यहाँ पर बड़े वॉरशिप, एयरक्राफ्ट और मिसाइल बैटरीज को भी डिप्लॉय किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर परमानेंट एयरवेज को भी बनाने का फैसला किया गया है। अब अंडमान पर इतना जोर देने का सबसे बड़ा कारण चाइना है और अंडमान एक ऐसी जगह में मौजूद है जिसके करीब से ग्लोबल ट्रेड लाइन जाती है और चाइना की मैक्सिमम ऑयल सप्लाई इसी रूट से जाता है। और जैसे लद्दाख में चाइना भारत के खिलाफ एग्रेशन दिखा रहा है, अगर इंडियन नेवी की पकड़ अंडमान में मजबूत हो जाए तो चाइना कभी भी भारत से किसी भी तरह का पंगा लेना नहीं चाहेगा। अगला अपडेट तेजस से रिलेटेड है। गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से अभी मीडिया को बताया गया है कि उनकी कंपनी की तरफ से सप्लाई किया गया एक्चुएटर्स को अभी तेजस में इस्तेमाल करके टेस्ट किया गया था। 28 मई तक चली इस ट्रायल प्रोसीड्योर के दौरान इसे अलग अलग अल्टीट्यूड में और अलग अलग स्पीड में टेस्ट किया गया था और फाइनली अभी HAL और AD की तरफ से इसको तेजस में इस्तेमाल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है। पहले इन एक्चुएटर्स को AD और DRDO की तरफ से बनाया जाता था, लेकिन इसमें काफी वक्त लगता था, जिस वजह से जैसे जैसे तेजस की प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की कोशिश की जाने लगी, HAL तेजस की पार्ट को आउटसोर्स करने पर जोर देने लगा और अभी तेजस में लगने वाले लगभग सभी एक्चुएटर्स को गोदरेज की तरफ से सप्लाई किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो अभी तेजस को लगभग बनाने के लिए काफी हद तक प्राइवेट कंपनीज की मदद ली जाती है। L&T की तरफ से अभी तेजस की विंग्स को बनाया जा रहा है। डायनेमिक टेक्नोलॉजी की तरफ से इसकी फ्रंट और मेन फ्यूसेलाज सेक्शन को बनाया जाता है। VM टेक्नोलॉजी इसकी सेंटर फ्यूसेलाज को बना रही है और अल्फा डोका की तरफ से इसकी रियर फ्यूसेलाज सेक्शन को बनाया जाता है और HAL सिर्फ अभी इनको असेंबल करने का काम कर रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।